हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एमएसटी एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशान कोरी और एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं बैंकिंग से रिलेटेड एक और आगे का टॉपिक। हम अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे के टॉपिक पे चल रहे हैं, है ना। और आपको मैं बैंकिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहा हूं, तो आपको एग्ज़ाम से बहुत काम आएंगे इससे रिलेटेड। इससे बाहर का कहीं आपको नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी समझ में नहीं आता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना। और एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब हमने पढ़ा था। वॉलेट, मोबाइल वॉलेट। इसके आगे का देखिए वीडियो देखते हैं आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए अब इसके बाद कुछ ऐप्स आप लोग चलाते होंगे, है ना। मोबाइल वॉलेट चलाते होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी कंपनी कौन से वॉलेट को लेकर आई है। तो देखिए मिंगल, बडी और एसबीआई फ्रीडम, और एक और है योनो, है ना। तो ये सब किसके ऐप हैं? ये हैं एसबीआई के ऐप हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है एयरटेल मनी। तो एयरटेल मनी किसका है? एक्सिस बैंक और एयरटेल दोनों का मिला के ये क्या बना है? एयरटेल मनी, दोनों ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चिल्लर और पेज़ैप, ये किसका है? ऐप है ये एचडीएफसी का है। डिजिटल बैंकिंग पॉकेट, डीबीपी, ये किसका? आईसीआईसीआई बैंक का है। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये किसका है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है ना, भारत सरकार का ये। ई वॉलेट किसका है? ये आईआरसीटीसी का है। आईआरसीटीसी मतलब रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। एम पैसा किसका है? आईसीआईसीआई और वोडाफोन ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? एम पैसा। एम वॉलेट किसने लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने किया है। इसके अलावा डिजी लॉकर किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और पेटीएम किसका है? 197 कम्युनिकेशन, ये एक कंपनी है जिसके क्या किया है? पेटीएम को लॉन्च किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद, और भी कोई है क्या। चलिए बेसल्स रूल देखते हैं थोड़ा अपन, है ना। बेसल्स रूल क्या है? बेसल्स स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आपके सभी बैंक, आरबीआई और सभी बैंक उसको फॉलो करते हैं विश्व में, ठीक है ना। देखिए बेसल स्टैंडर्ड क्या है? स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है बेसल, है ना। वहाँ पे 1980 में वैश्विक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के संदर्भ में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग ने कुछ मापदंडों का निर्धारण किया है, ठीक है ना। वो क्या है हम देख लेते हैं। पहला ये था कि ये मापदंड मुख्यतः न्यूनतम पूंजी अपेक्षा एवं ऋण जोखिम से संबंधित हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वर्ष 2004 में पुनः बेसल टू रूल आया, है ना। इसका निर्धारण किया गया, जिसका मुख्य बल क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिम से निपटारे पर, है ना। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंशियल जितना भी रिस्क होता है उसके निपटारा करने के लिए क्या था? बेसल टू आया, सेकेंड रूल आया, है ना। और बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपने पास कुछ निश्चित धनराशि सुरक्षित रखें, इस रूल के द्वारा कहा गया है, इस रूल के द्वारा नियम में कहा गया, ठीक है ना। न्यूनतम राशि आपको रखना पड़ेगा। इसी प्रयास को जारी रखते हुए दिसंबर 2010 में बेसल 3 एक रूल आया, है ना, स्टैंडर्ड आया, मानक आया। इसमें उसको निर्धारित किया गया, है ना। तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत, है ना, कार्यरत सभी बैंकों ने बेसल 3 रूल का अनुपालन किया है। याद रखिएगा अभी हमारा जो बैंक किस रूल पे चल रहा है? ये चल रहा है बेसल 3 रूल पे ये काम कर रहा है, ठीक है ना। आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है। इस पे बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? कैपिटल एक्विडेसी स्टैंडर्ड, पूंजी पर्याप्तता मानक, ये क्या होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CAS, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है? देखिए जो कमर्शियल बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है। किसको किसको? कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं उनकी पूंजी को, है ना, पूंजी मतलब कैपिटल को, है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। टीयर 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं? यह पूंजी सर्वाधिक स्थायी होती है, परमानेंट होती है टीयर 1, हाँ। टीयर 1 की जो कैपिटल होती है क्या होती है? मैक्सिमम स्थायी होती है, तथा अनपेक्षित हानियों मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होता है ना,
उसके विरुद्ध तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध रहती है, ठीक है ना। इस पूंजी को केयर कैपिटल भी कहा जाता है। टीयर 1 को क्या कहा जाता है? केयर कैपिटल भी कहा जाता है। सेकंड, अच्छा इसके अंतर्गत कुछ और भी चीज़ें आती हैं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है अघोषित संचित, इसको बोलते हैं क्या बोला जाता है, हिंदी बोलेंगे संविधानिक, ये सांविधिक संचित निधियाँ, हाँ है ना, स्टैट्यूटरी अकोमुलेटेड फंड्स, ठीक है ना, ये आता है। प्रीमियम आता है ना, जो रिसीव फ्रॉम शेयर्स होते हैं। रिजर्व फंड होता है इसमें, ठीक है ना। और कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, है ना, जो अस्थियों की जो बिक्री होती है ना, उससे प्राप्त जो पूंजी होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आता है डिक्लेयर्ड फ्री फंड, अच्छा घोषित मुक्त निधियाँ जो होती हैं, ठीक है। हिंदी में तो आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे, इंग्लिश में ही समझ लेना, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? 4 पूंजियाँ आती। कौन सी? स्टैट्यूटरी, है ना, एक्यूमुलेटेड फंड्स, प्रीमियम आता है जो किससे रिलेटेड है? शेयर पूंजी से, ठीक है ना, जो शेयर्स को रिसीव करता है, ठीक है। रिजर्व फंड आता है, कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स होते हैं, और डिक्लेयर फ्री फंड होते हैं, ठीक है। ये किस में आता है? टीयर 1 में आता है। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ आपको। पहला क्या आता है? सांविधिक संचित निधियाँ। सेकंड आता है प्रीमियम, जो शेयर से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। थर्ड आता है प्रारक्षित होता है शायद, हाँ प्रारक्षित निधियाँ होती हैं। उसके बाद आता है अस्थियों की बिक्री से प्राप्त पूंजी, और लास्ट वाला है घोषित मुक्त निधियाँ, ठीक है ना, कैपिटल, ठीक है। ये टीयर 1 में आता है। टीयर 2 देखिए क्या है, ये सेकेंड श्रेणी की पूंजी होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की पूंजी आती है। कौन कौन सी आती हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनडिस्क्लोज्ड एक्यूमुलेटेड फंड, मतलब अघोषित संचित निधियाँ, ठीक है ना। फंड मतलब निधियाँ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सेकंड आता है फुल्ली पेड प्रियोरिटी शेयर कैपिटल, मतलब पूर्ण रूप से चुकता प्राथमिक शेयर पूंजी, ठीक है ना। थर्ड आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मतलब विपणन योग प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हाइब्रिड डेबिट कैपिटल फॉर्म, ठीक है ना, मतलब हाइब्रिड ऋण पूंजी प्रपत्र इसके अंडर में आता है, ठीक है ना। तो जो कैपिटल एक्यूडेसी स्टैंडर्ड है ना, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि जो टीयर 2 है ना, टीयर 2 की जो पूंजी है किसी भी दशा में किसी भी समय टीयर 1 की पूंजी से 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्यूडेसी स्टैंडर्ड मतलब पूंजी पर्याप्तता मानक में ये कहा गया है कि टीयर 2 की जो पूंजी है किसी भी हाल में और किसी भी समय टीयर 1 की पूंजी के 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या कहा गया है? कैपिटल एक्यूडेसी स्टैंडर्ड में कहा गया है, याद रखिएगा। इसके अंडर में क्या आता है? CAS के अंडर में क्या आता है? टीयर 1 और टीयर 2 पूंजियाँ आती हैं, ठीक है ना। सबॉर्डिनेट डेबिट इंस्ट्रूमेंट, टीयर 2 पूंजी के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। सबॉर्डिनेट डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हुआ? दूसरा ये बोल रहा है कि अधीनस्थ ऋण इंस्ट्रूमेंट टीयर 2 पूंजी के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, तो इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ये कहता है, पहला क्या कहता है कि भाई इसकी जो पूंजी है किसी भी हाल में किसी भी दशा में क्या होनी चाहिए? टीयर 2 की टीयर 1 से 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और सबॉर्डिनेट डेबिट इंस्ट्रूमेंट टीयर 2 पूंजी के साथ क्या होना चाहिए? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए बैंकों के कुछ उपकरण हैं, है ना, वो क्या क्या हम देख लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? वे सभी जो नोट होते हैं, पत्र होते हैं तथा साधन होते हैं जिनका उपयोग मुद्रा के समान किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? साख पत्र कहलाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं, ठीक है ना। इन पत्रों के आधार पर कर्ज का आदान प्रदान होता है, जैसे कि आप नोटरी जिसमें अपन कराते हैं कागज़, वो भी आप मान सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। वस्तुओं की सेवाओं की खरीद और बिक्री आसानी से होती है इसमें, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में। मेजर फंक्शन ऑफ क्रेडिट होता है एक, ठीक है ना।
मेजर फंक्शन ऑफ क्रेडिट मेजर फंक्शन ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। चेक्स आते हैं, सर्टिफिकेट आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, बैंक ड्राफ्ट आते हैं, ग्रेस बिल आते हैं, ट्रेजरी बिल आते हैं और बुक क्रेडिट आती है। हिंदी में आप बोल दीजिए चेक आते हैं, प्रण पत्र होते हैं, विनिमय बिल होता है, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, अनुग्रह बिल होता है, ट्रेजरी बिल होता है और पुस्तकीय शाख आती हैं। ये काहे में आते हैं? ये शाख मुद्रा के प्रमुख प्रकार होते हैं, है ना, मेजर फंक्शन होते हैं शाख प्रमुख के, ठीक है ना। इसके बाद चेक क्या होता है देखिए, चेक एक प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि हमारे पैसों का आदान प्रदान एक प्रकार से किया जाता है, मान लीजिए, है ना। विच इज़ डाउन ओवर ए स्पेसिफाइड बैंक, ठीक है ना। आ रही है आपको बात समझ में? जो एक विशिष्ट बैंक के ऊपर आहरित होता है, समझ लीजिए, है ना, ठीक है ना, स्पेसिफाई होता है तथा डिमांड पर ही इसका भुगतान किया जाता है। चेक में 3 साइड होते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 साइड कौन कौन से होते हैं ये हम पहले देख लेते हैं। पेमेंट ऑर्डर होता है, ड्रॉर जिसको बोलते हैं, है ना, मतलब भुगतान का आदेश देने वाला, ठीक है ना, उसको पेमेंट ऑर्डर बोलते हैं। विच इज़ ऑर्डर्ड, है ना, मतलब जिसका आदेश दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब बैंक, ठीक है ना। और होता है हु रिसीव पेमेंट, मतलब जो भुगतान प्राप्त करता है, मतलब पहला होता है देने वाला, फिर बीच में बैंक आता है, फिर थर्ड में लेने वाला जो रिसीव करेगा, ठीक है ना, पेई। ओके, ये होते हैं चेक, चेक के अंदर में, ठीक है ना, 3 साइड होते हैं चेक में। ओके, देखिए कितने प्रकार के चेक होते हैं आज हम पढ़ लेते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक होते हैं। देखिए बैरियर चेक होता है, बैरियर जो भी आपको बोल सकते हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो ये कैसा चेक होता है? जब तक कि संदेह करने की कोई विशेष कारण नहीं होता है तो क्या होता है, धारक को चेक का भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, ठीक है ना, भले ही वह चेक उसके नाम पे हो या नहीं हो, मतलब कोई भी रिसीव कर सकता है इस चेक को, ठीक है ना, तो उसका नाम हो चाहे नहीं हो। जैसे आपने मेरे नाम पे चेक दिया तो मैं अपने भाई को भेज सकता हूँ कि भाई चेक ले आ, ठीक है ना, वो बैरियर चेक कहलाता है, ठीक है इसको साधारण चेक भी बोलते हैं, धारक चेक भी बोलते हैं, है ना। जब तक संदेह करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं हो तो धारक चेक का भुगतान जो होता है चेक प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, चाहे उसके नाम पे ये चेक हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना। बैरियर चेक कहलाता है, धारक चेक, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण चेक, है ना। ऐसे चेक के भुगतान के लिए क्या होता है, चेक जारी करने वाले को ऐसे ही निर्देश होते हैं कि भुगतान चेक के धारक को ही दिया जाए, ठीक है ना। क्या होता है ऐसे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया शायद, है ना, पहले तो ऐसे चेक का भुगतान के लिए क्या किया जाता है, चेक जारी करने वाले को ऐसे निर्देश उसमें दिए होते हैं कि भुगतान चेक के धारक को ही क्या किया जाए, दे दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा होता है ऑर्डर चेक, है ना। जब किसी होल्डर चेक में से होल्डर शब्द को काट दिया जाता है तो क्या होता है, और उस पर ऑर्डर लिख दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, ऑर्डर चेक बन जाता है। याद रखिए ऑर्डर चेक मतलब आदिष्ट चेक, ठीक है ना। जब किसी धारक चेक में से धारक मतलब बैरियर, है ना, शब्द को काट दिया जाता है और हाँ उस चेक पर ऑर्डर लिख दिया जाए तो वो क्या चेक बन जाता है, ऑर्डर चेक बन जाता है ना। और इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान करता है पहले, फिर औपचारिकता के बाद ही इस चेक का भुगतान किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा आता है, देखिए क्रॉस चेक, है ना। आप लोग देखोगे अधिकतर लोग क्रॉस चेक ही करते हैं, डबल लाइन खींच देते हैं ऊपर चेक में। तो इसमें क्या होता है, जब चेक के ऊपर लेफ़्ट साइड पे 2 पैरेलल लाइन खींच दी जाती है ना, पैरेलल लाइन खींच दी जाती है, ड्रॉ कर दी जाती है, तो वो कौन सा चेक बन जाता है, क्रॉस चेक बन जाता है, ठीक है ना। क्रॉस चेक मतलब रेखांकित चेक, है ना हिंदी में। इस क्रॉस चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, ये नकद आपको कैश नहीं देगा। इसलिए अधिकतर लोग फ्रॉड से बचने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस चेक का यूज़ करते हैं कि ये काय में जाएगा, सीधे खाते में आपके चला जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति को हमने दिया है, या जैसे चेक पड़ा मिल गया किसी को, मान लीजिए, है ना, उसमें क्रॉस लगा है, तो मेरा चेक कोई अगर वहाँ पे जाएगा विड्रॉल करवाने तो वो क्या होगा, उस व्यक्ति को देंगे ही नहीं, वहाँ पे जो अकाउंट नंबर डाला होगा या नाम डाला होगा उस पर अकाउंट पे डाल दिया जाएगा। तो ये बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्रॉस चेक का हमेशा यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कौन सा चेक आता है, पावक खाता चेक। पावक खाता मतलब अकाउंट पे चेक,
है ना, जब चेक के ऊपर लेफ्ट साइड में दो पैरेलल लाइन के बीच क्या लिख देते हैं हम, अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाता है, तो क्या होता है, तो उस चेक को पावक चेक कहते हैं, अकाउंट पे चेक कहते हैं। इस चेक का जो भुगतान होता है केवल उसी व्यक्ति या संस्था के खाते में जमा करके किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्पेशल क्रॉस चेक, है ना, जब चेक के मेन पृष्ठ पर दो समांतर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम अगर हम लिख दें तो यह चेक स्पेशल क्रॉस चेक बन जाएगा। ऐसी स्थिति में होगा क्या, उस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा करके प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चेक कौन सा होता है भाई, ट्रैवलर चेक, है ना, यात्री चेक। ये चेक किसी बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक होता है जो जारी करते समय चेक के मुख्य पृष्ठ पर आवेदक चेक प्राप्त करने वाला जो होता है उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है ना। चेक जारी करते समय क्या होता है, जो आवेदक होता है ना, उसके हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं पहले, है ना, ट्रैवलर चेक कहलाता है। और इसका भुगतान देश भर में संबंधित बैंकों को किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ट्रैवलर चेक है भाई, है ना, आज हम यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह होंगे तो उसको किसी भी बैंक की शाखा से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद होता है प्री डेटेड चेक, ठीक है ना। तो यदि आहरणकर्ता मतलब ड्रॉअर, है ना, चेक लिखने की तारीख से पहले कोई तारीख चेक पर लिख देता है तो ऐसे चेक को क्या कहा जाता है, ड्रॉअर मतलब क्या होता है, जो चेक जो लगा रहा है बैंक में, ठीक है ना। तो ऐसे चेक को क्या कहेंगे आप, प्री डेटेड चेक कहेंगे, ठीक है ना। स्टॉल चेक, स्टॉल सेटल जो भी आप बोल सकते हैं, स्टॉल, है ना। स्टॉल बोला जाए तो स्टॉल का मतलब होता है कि पुराना, है ना, पुराना चेक मान लीजिए, ठीक है ना। तो यदि चेक जारी करने की तारीख के बाद वह चेक समुचित अवधि मतलब वर्तमान में 3 महीने के अंदर भुगतान करने के लिए प्रस्तुत अगर नहीं किया गया तो वो चेक कौन सा कहला जाएगा, आपका पुराना चेक कहेंगे इसको, ठीक है ना। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस चेक में भुगतान के लिए भाई आप उसको जमा कर दो, ठीक है ना। और ड्रॉअर की पुष्टि के बिना, ठीक है ना, ये भुगतान नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसे चेक का भुगतान आप नहीं कर सकते ड्रॉअर की पुष्टि के बिना, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या हुआ, मतलब उत्तर दिनांकित चेक, वाह हिंदी बड़ा टफ है, ठीक है ना। यदि ऐसे चेक का ड्रॉअर किसी चेक लिखते समय उस पर कोई आगामी तारीख लिख देता, आने वाली तारीख लिख देता है तो उसे क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है ना। ऐसा चेक विधि अमान्य मतलब मेथड इनवैलिड नहीं होता, ठीक है ना, मेथड इनवैलिड नहीं होता, लेकिन इस तारीख से प्रभावी होता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें डेट लिख दोगे, है ना, प्रभावी होगा, क्यों, जो डेट उसमें लिखी गई है उससे प्रभावी होगा ये, ठीक है ना। ये तो होगा चेक आपके। अब देखिए चेक में कुछ चीज़ें होती हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, रिकॉग्निशन, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती भाई, मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश, ठीक है ना। तो MICR कोड होता है ना, आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है समझ जाइएगा। तो MICR कोड क्या होता है, देखिए ये चेक बुक के निचले हिस्से पे छपा रहता है, ठीक है ना। MICR के अक्षर विशेष प्रकार के लिखावट में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें चुंबकीय स्याही का उपयोग होता है, प्रयोग नहीं है, प्रयोग होता है, ठीक है ना। शाखा का अलग MICR नंबर होता है। MICR में संख्याएं होती हैं, पहली जो 3 संख्याएं हैं वो जिला कोड को दर्शाती हैं, अगली 3 संख्याएं बैंक के कोड को, और आने वाली 3 संख्याएं कितनी, 3 संख्याएं किसको, ब्रांच कोड को व्यक्त करती है। मतलब कितने नंबर का होता है MICR, 9 नंबर का होता है, 9 डिजिट का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो बैंकों की तीव्र गति से भुगतान करने की प्रणाली में MICR का बहुत महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है, ठीक है ना। मतलब जल्दी से भुगतान करने के लिए बहुत सी प्रणाली बन गई, अब तो सब डिजिटल हो गया, वैसे चेक एक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चेक कैसा होता है, अब देखिए ये आपका आ गया चेक, ठीक है ना। ऊपर IFSC कोड, ये छोड़िए, देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे देखिए कुछ नंबर हैं वो 6 डिजिट होते हैं शुरू के, वो क्या कहलाते हैं, चेक के नंबर कहलाते हैं।
इसके बाद MICR नंबर 9 डिजिट का होता है। इसके बाद अकाउंट आईडी होती है विथ RBI के साथ। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन कोड उसमें दिया हुआ होता है। ये चेक की पूरी आपकी डिटेल ऊपर दी गई है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, है ना। पेई अकाउंट, पेई नेम, अकाउंट इन वर्ड्स, ये सब तो आपने भरा ही होगा चेक, ठीक है ना। बस आपको ये नीचे की लाइन देख लीजिए। पहले जो नंबर होते हैं 6 डिजिट कितने होते हैं, चेक के नंबर होता है। 9 डिजिट MICR कोड होते हैं। अकाउंट आईडी होती है विद RBI के साथ, है ना। और ट्रांजैक्शन कोड होता है लास्ट वाले 2 डिजिट को बोलते हैं, ठीक है ना। ये चेक होता है। अब देखिए इसके बाद CTS, देखिए क्या होता है। एक CTS भी ट्रांजैक्शन का एक सिस्टम है ना, एक ज़रिया है। तो CTS क्या होता है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है। ऑनलाइन चेक की क्लियरिंग को, क्लियरिंग बोल रहा हूँ, ऑनलाइन चेक की क्लियरिंग करने का एक बहुत आसान तरीका है जिसमें फास्ट चेक की क्लियरिंग हो जाती है, ठीक है ना। चेक ग्रहण करने वाले व्यक्ति बोल रहा हूँ, चेक ग्रहण करने वाले बैंक द्वारा चेक की जो कॉपी है और MICR जो डाटा है उसको लेकर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है, ठीक है ना। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके किया जा सकता है, ठीक है ना। पहले से आप भुगतान कर दीजिए, बाद में जाके ड्राफ्ट उसका बनवा लीजिए, ठीक है ना। इसको ड्राफ्ट कहते हैं। जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पे ड्राफ्ट बनाया जाता है उसकी पहचान करने के बाद ही भुगतान किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए बैंक और ड्राफ्ट में कुछ डिफरेंस भी होता है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं कि चेक किसी भी व्यक्ति, फर्म और संस्था के द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है, चेक। जबकि ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान करके ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। चेक का भुगतान करने के लिए संदेह हो सकता है, लेकिन ड्राफ्ट का ऐसा कोई आशंका नहीं होती भुगतान के लिए, ठीक है ना। चेक का भुगतान करते समय देखा जाता है कि खाते में धनराशि है कि नहीं है, बस इतना इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब देख लेते हैं ATM, है ना। ऑटोमेटेड टॉलर मशीन में पहले बहुत क्वेश्चन आता था, ऑटोमेटेड टॉलर मशीन ATM को फुल फॉर्म, है ना। तो देखिए ATM कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है ऑन साइड ATM। ऑन साइड ATM का मतलब होता है जहाँ पे ब्रांच है उसके बाजू में, देखें ब्रांच में ही एक ATM लगा रहता है या बाहर या उसी के प्रांगण में, उसे कहते हैं ऑन साइड ATM, ठीक है ना। सेकंड होता है ऑफ साइड ATM। ऑफ साइड ATM क्या होता है, जहाँ पे ब्रांच नहीं होती वहाँ पे ATM को लगा देते हैं, वो सब ऑफ साइड ATM है, ठीक है ना। इसके बाद होता है ब्राउन लेवल ATM, है ना। यह ATM मशीनों का हार्डवेयर और पट्टा प्रदाता के स्वामित्व के होता है ना, ऑनरशिप का होता है, ठीक है ना। लेकिन कैश मैनेजमेंट और बैंकिंग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी का प्रयोजक बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। जिस ब्रांड ATM पर प्रयोग किया जाता है ब्राउन लेवल ATM बैंक के स्वामित्व ATM वाइट लेवल ATM को इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसको आप मत पढ़िए, ब्राउन ATM आपका कोई काम का भी नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ब्राउन ATM, तो आपका चलो मत पढ़ो, इसको कोई काम का नहीं है आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी कुछ होते हैं ATM। वाइट लेवल ATM होते हैं। यह ATM एक ऑनरशिप और ऑपरेशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, है ना, के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है वाइट लेवल ATM, NBFC के अंतर्गत आता है, ऑपरेशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, ठीक है ना। किसी भी बैंक का ग्राहक एक सेवा शुल्क का भुगतान करके वाइट लेवल ATM से धन निकाल सकता है। वाइट लेबल ATM पर किसी भी बैंक का लोगो नहीं होता है क्योंकि ये एक प्राइवेट है, समझ लीजिए, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ATM है ये, है ना। भारत के प्रथम वाइट लेबल ATM की स्थापना किसने की थी, टाटा कंपनी ने की थी। कहाँ पे, मुंबई के चंद्रपाड़ा में, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद भी कुछ होते हैं, वर्क साइड ATM होता है ना। ATMs which are located within the premises of a company and is usually meant only for the employee of that company। इसका मतलब क्या हुआ भाई,
इसका मतलब क्या है, वर्क साइड एटीएम का समझ में आ रहा है कि कंपनी के परिसर के भीतर ये स्थित होता है, अंदर लगा होता है, कंपनी के परिसर में लगा होता है। और आमतौर पर क्या होता है, केवल इसमें उसी कंपनी के कर्मचारियों के लिए, सिंपल सी बात है, आपको बोल देता हूँ कि ये उसी कर्मचारियों के लिए होता है जिस कंपनी में कर्मचारी हैं, काम कर रहा है, उन्हीं के लिए एटीएम होता है, उसे वर्क साइड एटीएम कहते हैं। ठीक है ना। कैश डिस्पेंसर है ना, एक एटीएम ये होता है। एटीएम्स विच अलाउस ओनली कैश विड्रॉल्स, बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट। ठीक है ना, मतलब जो केवल कैश निकालना और बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट की अनुमति देता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, कैश डिस्पेंसर बोलते हैं, है ना। इसके बाद बोलता है मोबाइल एटीएम होता है ना। मोबाइल एटीएम आर दोज एटीएम्स दैट मूव्स इन एरियाज फॉर द यूजर्स। कोविड-19 हैज़ लेड टू द सर्ज इन द नंबर ऑफ मोबाइल एटीएम्स। मतलब जो ये मोबाइल एटीएम चलते फिरते होते हैं, सिंपल सी बात, उपभोक्ताओं के लिए क्षेत्रों में चलते हैं। कोविड-19 में मोबाइल एटीएम की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, बस इतना ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना। वाइट लेबल एटीएम क्या होता है, विच आर प्रोवाइडेड टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सिंपल सी बात है, कौन प्रोवाइड कराता है, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी, है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसको क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है। ये आपके हो गए एटीएम्स। ठीक है ना। याद रखने की चीज़ें हैं, बस इतना याद रख लीजिएगा कि भाई वाइट लेबल एटीएम है वो किसके अंतर्गत आता है, ये एनबीएफसी के अंतर्गत आता है। किसने लगाया था सबसे पहले, टाटा कंपनी ने लगाया था। कहाँ लगाया था, मुंबई के चंद्रपाड़ा में। ऐसे करके आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और भी एटीएम है, देखिए ग्रीन लेवल एटीएम होता है। ग्रीन एटीएम्स आर प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन। जो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं ग्रीन लेवल। एग्रीकल्चर मतलब ग्रीनरी, सिंपल सा समझ में आ रहा है। ऑरेंज लेवल एटीएम क्या होता है, विच आर प्रोवाइडेड टू शेयर ट्रांजैक्शन। जो जिसके थ्रू हम शेयर का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑरेंज लेवल एटीएम कहलाते हैं। येलो लेवल एटीएम क्या होते हैं, विच आर प्रोवाइडेड टू ऑनलाइन परचेज। ऑनलाइन परचेज के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, येलो लेवल एटीएम का। पिंक लेवल एटीएम क्या होता है, ये सिर्फ प्रोवाइड होता है, विच आर प्रोवाइडेड फॉर वुमेन। ठीक है ना। वुमेन के लिए क्या होता है, ये प्रोवाइड होता है, ओनली वुमेन के लिए होता है। ये पिंक लेवल एटीएम होंगे कहीं ना कहीं, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ पे हैं ये। ठीक है ना। तो ये पिंक लेवल एटीएम होते हैं। बहुत सारे एटीएम होते हैं, अपन को तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मनी पढ़ना है हमको, लीगल मनी क्या होती है वो पढ़ना है ना। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है आप सब लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करिए। गुड नाइट।